दलितों के मुद्दे पर राजस्थान में सबसे ज्यादा संघर्ष करते दिखे थे चंद्रशेखर, मगर किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक नई पार्टी के साथ इस तरह से चुनाव में भी अपनी धमक पैदा कर देंगे। चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। रैलियों में इतनी भीड़ में आपको देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यूपी में ज्यादा पॉपुलर हैं या राजस्थान में आप? मैं तो 3 साल पहले चुनावी राजनीति में आया हूँ। पॉपुलर तो आदमी अपने काम से होता है। राजस्थान में लोगों के पास लीडरशिप नहीं थी उस तरह की। उनको मजबूरी में विकल्प ना होने के कारण कांग्रेस भाजपा के साथ जाना पड़ता था। 5 साल भाजपा की सरकार रही, विरोध पैदा हुआ। वो विरोध प्रभाव के रूप में बदला कि उन्होंने कांग्रेस को वोट कर दिया। फिर कांग्रेस की सरकार रही, उनके उसमें जो विरोध हुआ उन्होंने भाजपा को वोट। अब जब ये एक विकल्प बना आरएलपी एसपी का, तो उनको विश्वास हुआ कि तीसरा मोर्चा भी आगे बढ़ सकता है। तो जिस दिन पहले दिन शुरू किया था 17 तारीख में, एक आध सभाओं को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि 15,000, 20,000, 50,000 तक लोग सभाओं में आ रहे हैं। इसका मतलब जिन लोगों में मनोबल की कमी थी कि भाई हमारा आदमी जीतेगा जीतेगा, उनका मनोबल बढ़ गया। हर रैली के साथ उनका मनोबल बढ़ता रहा और जहां अगले दिन गए वहां संख्या ज़्यादा होती गई। तो ये विश्वास है कि राजस्थान में ज़्यादा प्यार मिला है। राजस्थान में जो संघर्ष हुआ, और कई बार अपमानित हुआ हूँ मैं राजस्थान में। हाँ, मुझे याद है कैसे आपको जोधपुर में वापस भेज दिया जाता था फ्लाइट से उतरते ही। ये आपने तो एक बार वो किया भी, इंद्र मेघवाल के यहाँ मैं 4 बार गया, और 5वीं बार तो मुझे जब मैं चला ही गया बहुत वो करके सफ़र करके, तो मुझे वापस यहीं जयपुर से निकालते हुए दिल्ली छोड़ के आए। ये एक तरह का जो है, जो तानाशाही दिखाई है कांग्रेस ने, तो लोगों में गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा अब ताकत के रूप में बदल रहा है। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया है शरद भाई, कि अगर आप, काशीराम साहब कहते थे, अगर आप पंजे को वोट दोगे तो पंजे वाले ताकतवर होंगे, वो ताकतवर होंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। फूल को वोट दोगे, फूल वाले ताकतवर होंगे, वो अपने लिए काम, अपने लोगों के लिए काम करें। और आप अगर अपने लिए कुछ चाहते हो तो अपने लोगों को वोट दो। इसलिए मैंने उनसे बार बार ये कहा कि आरएलपी एसपी वोट दोगे तो हम ताकतवर होंगे। हम ताकतवर होंगे तो हर जुल्म जाति के खिलाफ लड़ेंगे और नए अवसर पैदा करेंगे, नए कानून बनाएंगे, पुराने कानून को लागू कराएंगे। आपने देखा कितना जुल्म हुआ पिछले 5 सालों में, और ये जुल्म लोगों के मनों में बैठ गया है। इंद्र मेघवाल का मामला हो, जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, ओम प्रकाश रैगर का मामला हो, और अभी हर्षाधिपति वाल्मीकि का मामला आपने देखा। कांग्रेस ने 17 महीने उस विधायक को संरक्षण दिया। 22 महीने। 22 महीने, आप 22 महीने संरक्षण दिया, और बाद में इनको महसूस हुआ कि चंद्रशेखर आजाद बार बार जाके लोग सवाल करेगा कि इनको वोट दोगे क्या, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। फिर भाजपा ने दिया। ये चरित्र है दोनों ही कांग्रेस पार्टी। भाजपा का, कि अगर दलितों की जान भी किसने की है, रेप हत्या भी किसने की, तो उसको अगर ताकत, वो आपके कहीं काम आ सकता है वोट के, उसमें तो दे लो। इस पर हम बात करेंगे आगे। मुझे जो दूसरा ही सवाल मेरे मन में है और हर किसी के मन में है कि देखिए, दलितों ने कभी वोट देने में कंजूसी नहीं की। बसपा को 2 बार 6-6 सीटें जिताई, लेकिन सारे भाग जाते हैं। दिल उनका भी तो टूटता होगा। टूटता ही तो है। देखिए, जो आदमी, हमारे कहावत है यूपी में, दूध का जला जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। लोगों ने बहुत भरोसा किया और हर बार वो ठगे गए। उनके मन में निराशा चली गई। जब आज़ाद समाज पार्टी आई और अलायंस हुआ, तो उनके मन में एक आशा पैदा हुई कि ये दोनों लोग मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। कई लोग के मन में वो रहेगी कि ऐसा ना हो इनके विधायक भी जीत के भाग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल होगी। फिर मैं कहता हूँ, देखिए, 5 तरह के बल होते हैं व्यक्ति और समाज के पास: बुद्धि बल, बाहुबल, जनबल, धन बल और मनोबल। ये चारों बल बेकार हो जाते हैं जब आपका मनोबल गिरा होता है। अब लोगों का मनोबल ऊंचा, वो मेरे काम को जानते हैं। मैंने किससे कोई बहुत बड़ी तो आर्थिक सहायता नहीं ली है, और प्रयास ये किया कि उनके लिए दिन रात जितनी मेहनत कर पाऊँ, अपना बेस वोट और तमाम चीज़ें उनको दी है। और उनसे एक ही चीज़ की उम्मीद की है कि जब कल परिणाम आए तो वो हमारे साथ खड़े। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। किसी के अंदर कोई घुस नहीं सकता, लेकिन मुझे भरोसा है कि जिन लोगों को भाजपा ने अपमानित किया, जिन लोगों को कांग्रेस ने अपमानित किया, जिनके संघर्ष को इन दोनों दलों ने पीछे छोड़ दिया, उन लोगों को भी हमने कई जगह टिकट दी है। चाहे बानसूर हो, चाहे विराटनगर हो, चाहे मुंडावर हो। तो जो लोग उपेक्षित हुए, जिन लोगों का अपमान हुआ, और हम लोग भी लोकतंत्र में, मैं समझता हूं कि जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में हमारे लोगों का किया, उतना ही भाजपा ने भी किया। तो एक विश्वास पैदा हुआ है। ये विश्वास परिणाम की तरफ बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने हमसे भरोसा किया, हमने उन पर भरोसा किया, वो भी इस भरोसे पे खरे उतरेंगे। और हमें ये महसूस हो रहा है, और सारे सर्वे भी कह रहे हैं शरद भाई, कि ना कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ रही है, ना बीजेपी। आप कितनी सीटें जीतेंगे आपका गठबंधन?
मैं बहुत दावे तो नहीं करता हूं, मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारा जो अलायंस है आज वो 26 सीटों पे इतना स्ट्रांगली फाइट कर रहा है, जिनमें एक आधी सीट हम लूज कर सकते हैं, सीटें से बढ़ सकती हैं, कम नहीं होंगी। क्योंकि हम जब सभा में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, अपने जो कैडर है उससे पूछते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, बूथों की वो देखते हैं, तो पता लगता है कि सामाजिक और जातीय समीकरण भी इतने अच्छे हैं कि उनके फेवर में है। और जिस प्रत्याशी ने 3-4 साल मेहनत की है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और भाजपा कांग्रेस बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं, इसका फायदा भी आजाद समाज पार्टी और आरएलपी को मिलने वाला है। अगर सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी तो किसके ताला में अपनी चाबी डालेंगे आप? नहीं, हमारे पास तो ताला, चाबी, झंडा, डंडा, नेता है, वो है हनुमान बेनीवाल। देखो, मैं आपको, आपके साथ याद होगा, आप यहाँ के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, और हमेशा मैंने आपको हर मुद्दे पे आवाज उठा दी, सिलेक्टिव मुद्दों पे नहीं देखा मैंने आपको। 1997 में जेसी हॉस्टल का एक कांड हुआ, अपमानित कांड था। ये दो चीजें आपको स्पष्ट करेंगी कि मेरा हनुमान जी से जुड़ने का कारण क्या था। पहला ये कि कोई नेता उस पक्ष, चाहे विपक्ष का हो या जिनकी सरकार थी, कोई नहीं बोला। पुलिस भी उनको, अपराधियों को हाथ नहीं लगा रही थी। बेटी ब्राह्मण समाज की थी और आरोपी हनुमान बेनीवाल जी के कुछ लोग तो उनकी जाति के थे। वो चाहते तो वो भी चुप बैठ जाते, लेकिन वो अकेला व्यक्ति था जिसने बहन बेटियों के सम्मान में जयपुर का मेन रोड पे अपनी गाड़ी लगा के और ऐलान कर दिया कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। उनको जेल भेजने का प्रयास किया। आप समझिए कि जब न्याय की बात होती है तो जब जाति धर्म से परे हो जाए, उसको हम ये समझ सकते हैं कि वो सुरक्षित हाथ है। इसलिए दूसरा, किसी के साथ भी अन्याय हो, चाहे किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, जहां भी मैंने उनको देखा, कभी किसी जुल्म जाती हुई, वो आदमी सब चीजों को छोड़ के वहां खड़ा मिला। तो जो कोई लड़ रहा है, स्थापित दल तो बहुत लोग हैं। अब आप समझिए, वसुंधरा जी को मौका खूब मिल गया है, गहलोत साहब को मिल गया है, नया क्या, जिनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार में जो नहीं किया। अब गहलोत साहब ने 4.5 साल बाद कहा गारंटी ले लो, गारंटी ले लो, गारंटी ले लो। 4.5 साल क्यों नहीं दी? उनसे पहले भाजपा को उन्होंने क्यों नहीं किया? आज भी शरद जी पूरे राजस्थान घूम के आया हूं, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी सभी घरों तक नहीं पहुंची, और कई जगह पे आज भी छुआछूत भेदभाव है। लोगों में टीस है कि ये जो आज़ादी का सपना क्रांतिकारियों ने देखा, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, बलिदान दी, वो भारत क्यों नहीं बन पा रहा, वो राजस्थान क्यों नहीं बन पा रहा? समानता पर आधारित राजस्थान, जहाँ सबके लिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले और इंसान को इंसान के तरीके देखा जाए, तो उसके लिए वो परिवर्तन तब होगा जब आप ताकतवर होंगे। कोई भी परिवर्तन शक्ति से होता है, शक्ति लोकतंत्र में वोट में है। इसलिए हमने लोगों से अपील की और हमारी अपील का असर है कि लोगों ने मन बना लिया कि इस बार हम आरएलपी एसपी को मौका देंगे, और जो सीटें हम पे आएंगी, भाजपा को मौका देके लोग, फिर फायदा क्या होगा हमारा अगर हम भाजपा या कांग्रेस को मौका दें? हमने तय किया कि हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये हनुमान बेनीवाल के बारे में एक बात तो कही जा सकती है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मैंने मंत्री बनाने का ऑफर दिया और वो एनडीए में भी रह सकते थे आसानी से, मगर उन्होंने कठिन राह चुनी है। लेकिन इस गठबंधन को लेकर मैं अगर राजनीति से इतर भी देखूं तो पहले जो सामंतवाद के आरोप राजपूतों में थे या फिर बाकी जातियों में थे, वो धीरे धीरे जिन्होंने यहाँ पर सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जाटों ने, उनमें भी वही बात आ गई थी और दलित जाट संघर्ष ज्यादा होता था। तो क्या इस गठबंधन से उस पर भी आपको लगता है कि एक सामाजिक बदलाव भी आएगा? बिल्कुल आएगा शरद जी। एक समय था कि जब लोकतंत्र नहीं था तो राजा महाराजा जो कह देते वो कानून बन जाता था, उसको लोगों को मानना पड़ता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया और एक दूसरे की अहमियत का पता लगा, भाई मेरी वोट में भी इतनी ताकत है, आपकी में भी, प्राइम मिनिस्टर की भी एक वोट है, गृह मंत्री जी की भी एक वोट है, मुख्यमंत्री जी की। अब अगर किसी को भी आगे बढ़ना है तो सबके सहयोग की जरूरत है। जिनसे समझौता होगा उनके खिलाफ कोई संघर्ष नहीं होगा। इसलिए जब ये जय भीम, जय तेजाजी महाराज के नारे गांव तक गए तो एक एकता बनी। और जो समस्या दलित यहाँ फेस करते हैं, आदिवासी फेस करते हैं, घोड़ी पे बैठने पे हत्या, मूछे रखने पे हत्या, मटकी छूने पे हत्या, तमाम तरह के अपमान, उनमें एक सहारा जो है इस वर्ग को अपने भाइयों में, किसान जातियों में देखने का मौका मिल रहा है। और जिस तरह ये आज का नहीं है, ये गठजोड़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम ने किया आज़ादी से पहले। उनको लगा कि अपने वर्गों के हितों के लिए हमें पॉलिटिकल पावर अचीव करनी पड़ेगी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाई। और वो जो एकता तब की और वो सपना जो था, वो सपना साकार होने का मौका हमें जो है वो यहाँ राजस्थान में मिला। एक नया बल पैदा हुआ है, एक दूसरे के सहयोगी बन गए। जैसे
किसान का मजदूर का बिल्कुल करीबी रिश्ता होता है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे होते हैं। ऐसे ये जो अलायंस है नौजवान जवान किसान मजदूर का, ये अलायंस नेचुरल अलायंस है, एक दूसरे के सहयोगी हैं। कांग्रेस कहती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी, कि हमने रिकॉर्ड संख्या में पहली बार इतने दलित मंत्री बनाए हैं। ताकत तो नहीं दी उनको किसी को भी। यहाँ तो राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं और दलित समाज के भी राष्ट्रपति रहे। क्या एक शब्द बोल पाए कभी दलितों के साथ हुए अन्याय पे? मंत्री देखो, राजनीति निर्भरता के लिए नहीं है कि हम किसी पर निर्भर रहें। हम तो अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। साहब कहते थे कि दूसरों के महल से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी में। हम मालिक होते हैं। आजाद समाज पार्टी आरएलपी में ये वर्ग मालिक है, ये अपनी बात को दमखम से कह सकता है कि आपने पूरे 5 साल कांग्रेस के किसी नेता को अपनी सरकार से मुखर होकर सवाल पूछते देखे इतने बड़े बड़े अन्याय पे? एक नेता के मुंह से शब्द नहीं निकला। जब ओम प्रकाश रहगर ने सुसाइड कर लिया और 4 दिन में उसकी लाश को लेकर बैठा रहा, इतना बड़ा हो गया उसका मुंह, दुर्गंध आने लगी, उसका वजन बढ़ गया। एक नेता कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया जो बड़ी बड़ी महासभाओं को कराते हैं कि उस बच्चे के लिए एक शब्द बोल दे। आज जब उसका परिवार मुझे मिलता है और जो पीड़ित उनका परिवार मिलता है, कार्तिक भील के परिवार के लोग अभी तक बैठे हुए, इन नेताओं का फायदा क्या है सर जी, अगर ये उनकी आवाज में? ये तनखैया नेता है, ये अपने निजी स्वार्थों में अपने समाज को भुला के राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति का फायदा इन वर्गों को नहीं है, कमजोर वर्गों को, ना किसानों को ना नौजवानों को। आज भी किसान को फाइल के लिए खड़ा होना पड़ता सरकार दफ्तर में। और ऐसे ही अन्याय होने पर अभी क्या हुआ, चुनाव चलते के बीच में अभी एक बेटी का अपमान हुआ और कोई नेता नहीं गया। आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो प्रत्याशी था वो लगातार लड़ता रहा। मैं आपको घटना बता रहा हूं यहाँ पुष्कर के पास की। ये इस बात का उदाहरण है कि इन नेताओं को सिर्फ ने अपना रिश्ता जो बनाया वो चुनावी रिश्ता बनाया, वोट का रिश्ता बनाया। चुनाव के बाद 5 साल दिखते भी नहीं है उनको। चुनाव में फिर जाते हैं कि भाई हाथ जोड़ने हम आगे। इनकी चाबी दिल्ली में है, ये दिल्ली के हिसाब से चलेंगे और यहाँ जो हमारा विधायक जीतेगा वो जनता के हिसाब से चलेगा और लड़ेगा। हम खुद लड़ते हैं तो हमने उनको भी लड़ना सिखाया। मोदी जी अपनी सभाओं में अपनी योजनाएं गिनाते हैं, गहलोत जी अपनी सभाओं में अपनी योजनाएं गिनाते हैं और दोनों कहते हैं कि दलितों और गरीबों के लिए ये सारी योजनाएं हैं। तो आपको ये जमीन पर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? एक कहावत है, एक बार एक शेर ने सभा बुलाई, जैसे भी सभा हो रही ना भाजपा कांग्रेस की, और शेर ने अपनी सभा में जो भेड़ आई थी उनसे कहा कि मैं आपको सर्दियों में ऊन के कंबल दूंगा। और भेड़ जो समझदार नहीं थी पूरी खुश हुई, ताली बजाई, वो चली गई। गांव में जाकर जब बताई तो मेरे जैसा एक व्यक्ति वहां था कि भाई आज तो शेर ने घोषणा कर दी कि मैं आपको ऊन की कंबल दूंगा सर्दी में। तो उस आदमी ने समझाया भेड़ों को कि भाई ऊन आएगी कहाँ से? जब आप तक आपके बदन से नहीं उतरेगी तो ऊन आएगी कहाँ से? सवाल ये है, जो ये योजनाएं जो गिनवा रहे हैं ये पैसा कहीं घर से लाए क्या? जनता के टैक्स का पैसा दोनों हाथों से उड़ा रहे हो और करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पे खर्च कर रहे हो, तमाम तरह के जो साधन संसाधन लगा रहे हो। आप देख लो ना, पैसा शराब पता नहीं क्या क्या बांट के लोगों की कीमती वोट को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय था रात के अंधेरे में आदमी आता था पैसा लेके कि भाई मुझे वोट दे देना, पैसा तुम रख लो। लोगों की नीड है पैसा घर चलाने के लिए। अब ये दिन के उजाले में और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कि भाई पैसा ले लो और वोट दे दो, ये जो लाभ वाली योजना ये क्या है? ये जनता की वोट को लूटने का तो प्रयास है ना। ये जो वोटों की खरीदारी करने का मन भाजपा कांग्रेस बना रही, जनता से सावधान। मैं तो तब मानूं जब सरकार बनने के बाद आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करके और जनता को उसका लाभ पहुंचाते। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि है जमीन पर, आपको दिखाई दिया कि नहीं दिया? आप देखो ना, जाके लोगों के घर ही देख लो ना, कच्चे पक्के मकान तो लोगों पे नहीं बन पाए। पीने के लिए मैंने आपसे कहा ना, बेसिक नीडेड है। आदमी कोल्ड ड्रिंक पी ले, जूस पी ले, लेकिन जब तक पानी नहीं गले में उतरेगा तो ठंडक नहीं पड़ती। अच्छा, मैं जब भी आप आते थे, चाहे जयपुर आए जोधपुर आए, मैं देखता था कि पुलिस के घेरे में चल रहे हैं, चंद्रशेखर आया, एक खौफ रहता था। तो ये खौफ इसलिए रहता था कि आप वोट तोड़ न दें। चुनाव आयोग के राज में थोड़ा सा आपके पास आसपास आज पुलिस नहीं देखी मैंने। देखो, जनता गुलाम नहीं है सर भाई। मैं तो वो शख्स हूँ जिसने भाजपा की सरकार में 16 महीने जेल काटी, तिहाड़ जेल गया 2-2 बार। जब मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार हुआ उनके साथ खड़ा हुआ, लाठियाँ खाई, 250-250 लाठियाँ, नखून खींच ले गए मेरे पैरों के, इलाज बंद करा दिया गया, सूखी रोटी दी गई, सबसे लड़ा। यहाँ आया, इस सरकार ने न्याय देने की बजाय मुझे बार बार भेजने का काम किया। इनसे भी डरा। जब इन सब चीज़ से भी नहीं टूटा तो फिर गोली चला दी, 4-4 गोली चलाई तो भी बच गया। जनता भाजपा कांग्रेस की गुलाम नहीं है, उनको चाहिए कोई उनके लिए लड़ने वाला आए। यहाँ सच है, यहाँ सामंतवाद की जड़ें गहरी, इसलिए लोगों में भय है।
लेकिन मैंने भीम आर्मी के माध्यम से उनको आवाज़ उठाना सिखाया। आज हमारा नौजवान डीएम एसएसपी से जाके आंख से आंख मिला के बात करता है, थाने कचहरी जाके अपने सवाल खड़े करता है, नेताओं से सवाल पूछता है। ये बात लोगों को चुभ रही है कि जिन्होंने कल तक आंख नहीं उठाई वो आज आमना सामना कैसे कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कैसे कर रहे हैं। ये चुभ रहा है लोगों को। नेताओं को चुभेगा लेकिन आम जनता को चुभ नहीं रहा है। अगर बहन बेटियों के सम्मान की बात करना, उनके संरक्षण की बात करना, आप बताओ ना मुख्यमंत्री, आप क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं, महसूस करके बताओ। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि राजस्थान में भी महिलाओं का उत्पीड़न बड़े पैमाने पे है। मुख्यमंत्री पे किस चीज़ की कमी है, पुलिस की, इंटेलिजेंस, किस चीज़ की कमी है जो बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही। भाजपा राज में भी ऐसा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ भी। और क्या बयान देते हैं और क्या करते हैं, कथनी और करनी में कितना संगे, तो आपस में ही लड़ रहे हैं। बसपा को कमजोर करेंगे। बहन मायावती भी इस बार प्रचार में कूदी हैं और करीब 6 सभाएं हुई हैं, तो बसपा और आपके बीच वोट का बंटवारा भी हो सकता है। शरद जी, जिसको लोग अजमा लेते हैं, देखो अजमाए हुए को अगर लोग अजमाएंगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर बसपा को अजमाने की गलती दोबारा से लोगों ने की तो वही मिलेगा जो पिछली बार मिला था, उससे पिछली बार मिला, 2008 में मिला। जो जनता समझ गई कि भाई उनकी लड़ाई लड़ने तो चंद्रशेखर आता है, उनके लिए गोली तो चंद्रशेखर खाता है, 7 घंटे बहते खून में उनकी रैली करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तो भरतपुर चंद्रशेखर आता है, हर अन्याय अत्याचार पे तो चंद्रशेखर लड़ता है, और वोट लेने कोई और आ जाता है। तो उससे तो लोग कहते हैं ना, जब तक आप नहीं थे हमने बहुत लोगों को भरोसा किया, लेकिन अब आप आगे हो, आप सलामत रहो, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको मौका देंगे। मैं पैदा नहीं हुआ राजस्थान में, लेकिन जब ओम प्रकाश रैगर अपने पत्र में लिख देता ना शरद भाई कि मेरा भाई यहाँ आए, मेरा अंतिम संस्कार करें, मुझे न्याय दिला। आप देखो यहाँ प्रदेश स्तर के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, दलितों में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत नेता है, किसी को नहीं बुलाया ना उसने। ये विश्वास कहाँ से पैदा, मैंने भी मिला उससे। मैं जब जितेंद्र मेघवाल घर गया, उसके भाई ने मुझे बताया, जितेंद्र कहता था कि मैं एक दिन भाई को लेकर आऊंगा, आपकी तरह मुझे रखता था। मैं उसके घर नहीं गया ना, उससे मिला था उससे पहले। आप सोचो ना, ये प्यार कहाँ से पैदा हुआ, ये संघर्ष से पैदा हुआ। तो उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है।